चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने अपनी लास्ट क्लास में हमने इंटरनेशनल इकोनॉमी के तहत बैलेंस ऑफ पेमेंट को पढ़ा है, हमने एक्सचेंज रेट को पढ़ लिया था और हमने कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज़ को पढ़ा है। हमने 3 टॉपिक्स एक ही क्लास में ख़त्म कर दिए। अब इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? वित्तीय बाजार। इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस या आप इसकी महत्वता या महत्व को इस प्रकार समझ सकते हैं कि 100% मैं बोल रहा हूँ कि 2025 में भी इससे क्वेश्चन आएगा। अब मैं ये भविष्यवाणी क्यों कर रहा हूँ? भविष्यवाणी कर रहा हूँ मैं पीवाईक्यू के आधार पर। पीवाईक्यू में इंटरनेशनल इकोनॉमी और इसको मर्ज करके लगभग हर साल 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिनिमम 2 क्वेश्चन तो मानकर चलिए हर एक साल इससे पूछा जाता है। अब इस क्लास में आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे? तो मैं बोलूँगा नहीं। ये क्लास आपकी कॉन्सेप्ट क्लास है। जैसे कि मैंने बताया था कि आपका स्टैटिक महत्वपूर्ण होता है, वही स्टैटिक ये है। अब इससे इतर क्या होती है? आपकी शब्दावलियाँ होती हैं, कुछ अन्य कॉन्सेप्ट भी होते हैं जो वित्तीय बाजार से संबंधित हैं। उनको हम कब देखेंगे? जब हम लास्ट में 3 या 4 क्लासेस करेंगे किसकी? टर्मिनोलॉजी यानी शब्दावली और अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट्स की। अब बिना समय गवाए हुए इसको शुरुआत देते हैं और आपका इसका महत्व समझ गए होंगे कि पीवाईक्यू में कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस साल भी इसके 2 क्वेश्चन आने की संभावना है। और मैं आपको अभी एक डायग्राम या फ्लो चार्ट बोल सकते हैं, फ्लो चार्ट बताऊंगा, उससे सीधे ही क्वेश्चन आए हैं कई साल। अगर आपको फ्लो चार्ट याद हो गया, आपने उसको अपने माइंड में फिट कर लिया, तो आप अगर उससे क्वेश्चन आता है तो 1 या 2 क्वेश्चन तो आपका उसी फ्लो चार्ट से आएगा और आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब शुरू करते हैं। देखिए, वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार का सीधा सा मतलब समझिए कि हमको आसपास का जो मार्केट दिखता है, इसमें कौन-कौन भाग लेते हैं? जैसे आरबीआई है, बैंक हैं, अन्य कॉर्पोरेट कंपनीज़ हैं। कंपनीज़ में क्या-क्या देख सकते हैं आप? पास में कोई भी आपके पास जो मॉल है, मॉल में कैसा है? जैसे जूडियो, जूडियो है, डी-मार्ट है, तो ये कंपनीज़ हैं सब। ये अमेज़न है। ऐसे जो भी कंपनियाँ हैं, तो ये अपने पैसे की जहाँ व्यवस्था करती हैं, तो उसी को बोलते हैं वित्तीय बाजार यानी फाइनेंशियल मार्केट। अगर इसकी परिभाषा को हम लिखें, तो शुरू कीजिए आप लिखना। लिखिए आप, इसकी परिभाषा लिखिए, थोड़ा इसके बारे में लिखिए। वित्त बाजार किसी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भाग के रूप में स्वीकार किया जाता है। यह वित्तीय मंच है जो वित्तीय अधिशेष वित्तीय अधिशेष से मिलाने का कार्य करता है। इस प्रकार यह यह बचत को निवेश में परिवर्तित करके क्या करता है? पूंजी निर्माण में सहायता करता है। और सीधा सा लिखिए फिर, वित्त बाजार को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है आपका मुद्रा बाजार और सेकंड है आपका पूंजी बाजार। आप समझ गए होंगे कि हमने मार्केट के बारे में बात कर ली कि मार्केट है क्या, जैसे मैंने आपको समझाया था। तो देखिए, ये है आपका मुद्रा बाजार, ये पूंजी बाजार। अब इन दोनों में डिफरेंस या अंतर क्या है? इन दोनों को 2 भागों में क्यों बांटा गया है? वित्तीय बाजार को एक ही भाग क्यों नहीं बनाया गया? तो ये इसलिए नहीं बांटा गया क्योंकि देखिए, 1 साल से जो कम चीज़ें हैं, मतलब 1 साल से कम के लिए अगर आपको पैसा चाहिए तो आप कहाँ से लेंगे? वो लेंगे आप मुद्रा बाजार से, यानी अल्पकालिक उधार और ऋण 365 दिनों तक, यानी 1 दिन से लेके 365 डेज़ तक आपको कोई भी पैसे की ज़रूरत है तो आप पैसे कहाँ से उठाएँगे? मुद्रा बाजार के अंतर्गत जो उपकरण यूज़ किए जाते हैं। उपकरण मैंने कई बार शब्दों का यूज़ किया है, जैसे मौद्रिक नीति में किया था मैंने रेपो रेट के बारे में, राजकोषीय नीति में भी मैंने बात किया था। जब सरकारी प्रतिभूति को भी हम क्या बोलते हैं? एक उपकरण ही बोलते हैं सरकार का पैसे जुटाने का। तो वो सरकारी प्रतिभूति कहाँ जारी होती हैं? यहीं जारी होती हैं, वित्तीय बाजार में। अभी हम इनको देखते हैं। अब अब और क्या चीज़ें हैं? अब इसका संचालन कौन करता है? देखिए, इसके 2 भाग हैं। इसका संचालन करता है या नियामक है आरबीआई, यानी इससे संबंधित नियम कौन बनाएगा? आरबीआई। और ये क्या है आपका? दीर्घकालिक निवेश, यानी 1 साल से अधिक का अगर आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, तो आपको पूंजी बाजार के अंतर्गत पैसा इकट्ठा करना होगा। अब इसमें दूसरा अंतर क्या है? इसका नियामक आरबीआई था, इसका नियामक सेबी है। इसकी स्थापना कब हुई? 1988। वैधानिक शक्ति कब मिली इसको? 92 में। अब प्राथ
ये कितने भागों में होता है? पूंजी ब्याज 2 भागों में बाँटा जाता है प्रमुखतः। ये बाद में आएगा ये वाला सिस्टम। अब पहले इसको देखते हैं कि मुद्रा बाजार के कुछ घटक होते हैं, यानी मैंने वही बताया आपको उपकरण, कौन से उपकरण हैं, पैसा कैसे इकट्ठे होता है। तो वो क्या है आपका? कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी। अगर आप इसको सीधा-सा देखें, तो अगर बैंकों को पैसा जुटाना है, यानी देखिए, बैंकों को भी पैसे की आवश्यकता होती है। मैंने आपको बैंकिंग में पढ़ाया था, तब मैंने आपसे बोला था कि जब बैंकों को पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो आरबीआई की ओर देखती है। मान लीजिए आरबीआई ने बोल दिया कि ठीक मेरे पास पैसा है ही नहीं, मैं कहाँ से लाऊँ? तो बैंकों को तो पैसा चाहिए। बैंकों को पैसा क्यों चाहिए? बैंकों को पैसा चाहिए इसलिए क्योंकि उनको लोन देना है। मान लीजिए पैसा कम है और मंदी की अवस्था है। मंदी में क्या आवश्यकता होती है? हमको पैसा फ्लोटिंग है, जो हमको जो तरलता है, लिक्विडिटी है, उसको मार्केट में बढ़ाना होता है। मान लीजिए आरबीआई के पास मुद्रा है, वो कम है, तो बैंक क्या करेगा? पैसा कहाँ से उठाएगा? मार्केट से। तो मार्केट से कैसे उठाएगा? तो उसके लिए घटक का यूज करता है, वो है कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी जैसे। यानी सीधा सा बैंक लिख लीजिए यहाँ पर, ऐसे लिखकर बैंक। अब राजकोषीय प्रपत्र, ट्रेजरी बिल्स, ये क्या है? ये जब सरकार को आवश्यकता होती है, और मैंने आपको बताया था कि सरकार खुद से कुछ नहीं करती, सरकार के लिए काम कौन करता है? सरकार के लिए काम करती है आरबीआई। आरबीआई काम करती है सीधा सा। और जब किसको जरूरत पड़ेगी? जब जरूरत पड़ेगी कंपनियों को, बड़ी बड़ी कंपनी है, जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, उनको जरूरत पड़ेगी, तो वो किसका यूज करेंगे? वाणिज्यिक प्रपत्र, या पत्र बोल सकते हैं आप, डिपॉजिट प्रमाण पत्र, या जमा प्रमाण पत्र, और विनिमय पत्र, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज। अब इतना हमने देख लिया इसके घटक क्या होते हैं। अब इसको डीप से समझते हैं आगे चल के। आप सीधे देखिए, मुद्रा बाजार की परिभाषा क्या होती है? वह वित्तीय बाजार जहाँ अल्पकालिक उधारी, अल्पकालिक उधारी और जमा के लिए वित्तीय उपकरणों का क्रय और विक्रय होता है। यानी एक ऐसा मार्केट कि मुझे अल्पकालिक अवधि के लिए पैसा चाहिए, यानी अंडर 365 डेज, 365 दिन के अंदर के लिए चाहिए, तो मुझे क्या? क्रय विक्रय के लिए जो मार्केट है, वो क्या होगा आपका? मुद्रा बाजार। वही 1 दिन से लेके 365 दिन। साधन क्या है? कॉल मनी, ट्रेजरी बिल्स, वाणिज्यिक पत्र। तरलता का प्रबंधन कैसे होता है? वही, देखिए, इनको तो हम अभी समझेंगे बिल्कुल एक एक करके। अब तरलता आपको जानते हैं, लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए उपकरणों का उपयोग किया जाता है। आप समझ गए होंगे कि लिक्विडिटी को हम कैसे बनाते हैं। मार्केट में पैसा डालना है, निकालना है, किसके अंतर्गत? मैंने जब आपको क्या पढ़ाया था, आपकी मौद्रिक नीति पढ़ाई थी, तो मैंने क्या बताया था? रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। लेकिन रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से बैंक और आरबीआई के बीच होता है सीधा सा। अगर मान लीजिए दोनों के पास ही पैसा नहीं है, तो जो फ्लोटिंग हो रही है, मनी की फ्लोटिंग हो रही है, यानी लिक्विडिटी बढ़ रही है मार्केट में, तरलता बढ़ रही है, तो उसको कम या ज़्यादा कैसे करेंगे? तो वो करेंगे इसके अंतर्गत। इसका नियामक कौन है? हमने पढ़ लिया आरबीआई। अब इसके प्रतिभागी कौन होते हैं? प्रतिभागी का मतलब सीधा सा यहाँ पर क्या है कि इसमें भाग कौन कौन लेते हैं, यानी कोई व्यक्ति तो लेगा नहीं इसमें। अब इसमें आरबीआई भाग लेता है, वाणिज्यिक बैंक, सरकार, कॉर्पोरेट्स यानी कंपनियां, एनबीएफसीज। मैं आपको समझा चुका हूँ एनबीएफसीज क्या होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। अब आरबीआई के बारे में तो हमको पता ही है कि क्या करता है, ये हमने अभी पढ़ लिया इसके बारे में, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब देखिए, वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक क्या करती है? अल्पकालिक उधारी और जमा के माध्यम से वित्तीय गतिविधियों को प्रोत्साहित करती है, फंड के प्रवाह को सुगम बनाती है। यानी अगर वाणिज्यिक बैंकों को वही, उनको पैसे की जरूरत होती है, तो वो क्या करती है? मार्केट से पैसा उठाती है, और जब इसके पास पैसा एक्स्ट्रा आ जाता है, यानी मान लीजिए आरबीआई के पास भी पैसा आ चुका है, तो आरबीआई बैंकों को दे देगी। या जनता ने क्या किया? जनता ने अपने पैसे को कहाँ जमा कर दिया? बैंकों को। या क्या कर दिया उन्होंने? एफडी कर दी। तो इस पैसे को कहाँ करेगी? वो इसको वापस कर देगी सीधा सा। अब इसके उपकरण क्या होते हैं? कॉल मनी, नोटिस मनी, और आपका सीडीज, बैंकों द्वारा अल्पकालिक उपकरण होते हैं। सीडीज क्या होता है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है? इसको हम किसके साथ पढ़ेंगे अभी? इन्हीं के साथ, कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी। इसमें टर्म मनी नहीं लिखा हुआ है, उसको हम अभी देख लेंगे। आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे, लिखना चाहे तो। अब सरकार, वही बात, जब सरकार को आवश्यकता होगी, तो वो पैसा कहाँ से उठाएगी? मार्केट से। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझने की है, सरकार किसके माध्यम से उठाती है? तो वो है राजकोषीय बिल। राजकोषीय बिल लिखिए यहाँ पर। ट्रेजरी बिल्स की जगह आप क्या लिख सकते हैं हिंदी में? ट्रेजरी बिल्स को आपको याद करना ही है, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? राजकोषीय। वही
राजकोषीय बिल। कैश मैनेजमेंट बिल्स यानी 2 उसके क्या है उपकरण हैं या घटक बोल सकते हैं आप, जिसके माध्यम से क्या करती है सरकार लेती है। लेकिन यहाँ पर याद रखनी क्या चीज़ है, अगर 91 दिन और किसके लिए होते हैं 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन के, यानी 3 टाइप्स के क्या होते हैं, ये ट्रेजरेबल्स होते हैं। इसके अंतर्गत क्या करती है सरकार पैसा उठाती है मार्केट से। और सीएमबी क्या है, अगर सरकार को 91 दिन से कम पैसा चाहिए, 91 दिन से मतलब उसको कितना चाहिए, मान लीजिए 50 दिन के लिए पैसा चाहिए, तो वो कैसे उठाएगी, तो वो जारी करेगी कैश मैनेजमेंट बिल्स। ये देखिए होता कुछ नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको बताया था जब सरकारी प्रतिभूति जारी करती है तो एक प्रपत्र जारी कर देती है, वो बोलती है कि गारंटी हमारी है। और देखिए अगर आरबीआई गारंटी देती है किसी चीज़ की तो हमें 100% विश्वास होता है। देखिए हमें एफबीआई बैंक पर विश्वास क्यों है, क्योंकि वो सरकारी बैंक है, सरकारी बैंक है तो इसको आरबीआई का सपोर्ट ज़्यादा होता है। जबकि हमें विश्वास कम किस पर होता है, प्राइवेट बैंकों पर। हमें विश्वास नहीं होता कि हमारा पैसा लेके ये जा भी सकते हैं या हमसे धोखाधड़ी भी हो सकती है। तो आप में से भी ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होंगे जो इस क्लास को देख रहे होंगे, ज़्यादातर का जो आपका खाता खुला होगा या अकाउंट खुला होगा वो एसबीआई में ही होगा ज़्यादातर का। अगर आप आस-पास किसी व्यक्ति से पूछते हैं तो आपको खुद ये अंदाज़ा मिलेगा कि लगभग 70 टू 80% लोगों का एसबीआई में ही अकाउंट है। कॉर्पोरेट संस्थाएँ किसके माध्यम से, वाणिज्यिक पत्र और बिल ऑफ एक्सचेंज। अब एक-एक से देखेंगे हम अभी। एनबीएफसीज़ को हम पढ़ चुके हैं। अब समझने की चीज़ क्या है ये, परक्राम्य पत्र या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? सीधा सा मतलब होता है, देखिए अगर देखिए मैं एक सरकार हूँ या सरकार दूसरे को, मान लीजिए मैंने इससे क्या लिया, एक कोई भी चीज़ ले ली, यानी मान लीजिए जमा प्रमाण पत्र ले लिया या राजकोषीय बिल मान के चलिए, राजकोषीय बिल मानकर चलिए, सीधा सा मैंने इसको ले लिया, तो क्या मैं इसको मार्केट में और किसी को बेच सकता हूँ? और क्या इसके पीछे गारंटी है कोई? तो क्या है? तो इसको बोलते हैं, अगर आपको क्या है अनुमति बेचने की किसी अन्य व्यक्ति को, तो उसको क्या बोलते हैं, परक्राम्य पत्र। यानी हर एक के पीछे लिखा होता है। जैसे राजकोषीय जो बिल है, राजकोषीय बिल है या ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं जिसको, तो वो क्या है, एक परक्राम्य पत्र है यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ये है क्या, सीधा सा लिखित दस्तावेज है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को निश्चित धनराशि निर्दिष्ट समय पर, यानी निश्चित समय पर मांग पर भुगतान करने का वचन देता है। इसे हस्तांतरणीय या ट्रांसफरेबल भी किया जा सकता है और प्राप्तकर्ता इसे किसी तीसरे पक्ष को सौंप सकता है। अब सीधा सा देखते हैं, मान लीजिए राजकोषीय है, ये राजकोषीय ये, आप इसमें क्या देखते हैं हम, अब इसमें मैंने क्या लिया, राजकोषीय प्रपत्र ले लिया। अब मुझको क्या हुआ, मैंने पैसे इसको दे दिए सरकार को। अब मुझे ज़रूरत हुई पैसे की, और जबकि मेरा अवधि कितनी अवधि का था, 91 दिन का मानिए, क्योंकि मैंने किसके माध्यम से लिया था, आपका राजकोषीय प्रपत्र के माध्यम से। और मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ गई 50 दिन में या 91 दिन मुझे ज़रूरत पड़ी पैसे की। तो मैं क्या करूँगा, किसी अन्य व्यक्ति से बोलूँगा कि एक काम करो भाई, तुम मेरा जो प्रपत्र है मेरे पास इसको ले लो, इसके बदले में मुझे कुछ पैसा दे दो, या इसमें जितना पैसा अंकित है उस उतना दे दो। तो ये 1-2% हटाकर, यानी जो दूसरा व्यक्ति है बी, ये बोलेगा कि मुझे क्या फ़ायदा, तो मैं बोलूँगा कि मुझे अगर 3% फ़ायदा हो रहा है तो एक काम करो, मुझे सिर्फ 1% फ़ायदा होने दो, 2% का फ़ायदा तुम ले लेना। तो सीधा सा क्या होगा, मैं किसी तीसरे व्यक्ति को इसको बेच सकता हूँ, और वो लेगा क्यों? क्योंकि ये पत्र है, यानी कौन-सा पत्र है, परक्राम्य पत्र। यानी इस पर अंकित होता है कि जैसे कि नोट पर लिखा रहता है ना, कि गवर्नर क्या बोलता है, गवर्नर के साइन के ऊपर क्या लिखा रहता है, मैं धारक को ₹500 देने का वचन अदा करता हूँ। सीधा सा ऐसे ही लिखा रहता है ना, तो उस पर भी यही लिखा रहता है। आप मेन चीज़ है पढ़ने की। ये क्या है? सीधा सा क्वेश्चन आया है कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी से कई बार यूपीएससी 2023 का सबसे सिंपल क्वेश्चन आया था। जब आप उसको क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, देखिए 2023 का पेपर का जो पेपर था वो टफ किस लिए था? टफ था वो ऑप्शंस बेस्ड। ऑप्शंस थे उसके वो टफ थे। लेकिन जो पेपर आया वो हर साल की तरह आया। तो 24 का भी जो पेपर ईज़ी आया। अब इसको बोल सकते हैं हम, देखिए उसको ईज़ी भी नहीं बोल सकते, उसको बोल सकते हैं हम मॉडरेट, ईज़ी टू मॉडरेट। जबकि हर एक साल आता था तो वो क्या आता था, मॉडरेट टू थोड़ा-सा टफ। तो हमको ये आसान क्यों लगा कि हर साल देखते थे हम
तो उसकी तुलना में हमको ये आसान लगा। अब आसान ये भी नहीं था, क्योंकि क्यों नहीं था, इसमें फैक्चुअल फैक्चुअल जो आपसे डाटा की उम्मीद की गई थी वो थोड़ी टफ की गई थी। क्यों? क्योंकि इतना फैक्चुअल यूपीएससी के लिए कोई नहीं पढ़ता था। इसलिए अब डायरेक्ट क्वेश्चन आया था 2023 का क्वेश्चन पेपर, आज ही देखेंगे आप, उसमें देखेंगे कि आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है या नहीं सीधा। अब मुद्रा बाजार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं उपकरण आपके? कॉल मनी। इनका यूज कौन करता है? सीधा सा इनका यूज करते हैं कौन? अब लिखा होगा यहीं पे, एक वित्तीय संस्थान दूसरे वित्तीय संस्थान को केवल एक दिन के लिए दिया जाता है। यानी कोई बैंक है या वित्तीय संस्थान के अंतर्गत क्या आता है? बैंक आती हैं और एनबीएफसीज आती हैं। एनबीएफसीज आती हैं तो क्या करेंगी, ये बैंक बोलेगी कि ये लो एक कॉल मनी क्या है? वो उपकरण है। यानी वही कि सीधा सा एक लेटर सा होगा, एक पत्र होगा, वो क्या बोलेगा कि मुझे पैसे की जरूरत है, तो ये किससे ले लेगा? मार्केट में डाल देगा इसको। अब कोई भी कंपनी इसको ले सकती है या बैंक ले सकती है, तो क्या करेगा, वो पैसे दे देगा। इस पर कुछ परसेंट क्या दिया दिया जाता है? ब्याज दिया जाता है। तभी तो कोई लेगा, नहीं तो कोई भी इस चीज को क्यों लेगा अगर कोई फायदा नहीं होगा तो। अब क्या है, कॉल मनी क्या है? तीनों में सिर्फ अंतर क्या है? सिर्फ अवधि का, यानी ड्यूरेशन का। अगर एक दिन के लिए चाहिए तो कॉल मनी, 2 दिन से लेकर 14 दिन के लिए चाहिए तो नोटिस मनी, और टर्म मनी क्या है? 15 दिन से लेकर 365 दिन के लिए चाहिए तो क्या? टर्म मनी। यह लंबी अवधि की तरलता के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बीच किए जाने वाला लेन देन है। इससे आप क्या समझते हैं कि ये तीन चीजें कौन यूज करता है? बैंक। बैंक यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं बैंक? अपने पैसे की जरूरत, यानी अपनी डिमांड के लिए, अपनी डिमांड के लिए। तो इनको लेता कौन है कॉल मनी वगैरह को? या तो कोई दूसरी बैंक ले लेती है, या वित्तीय संस्थान में कोई भी, जैसे एनबीएफसीज है, या कोई भी कॉरपोरेट संस्था वगैरह ले लेता है। तो आप समझे होंगे, इनको ले लेता है और वापस हो जाते हैं कितने? 1 साल बाद। और इस पर क्या करती है, जो भी कॉल मनी के अंतर्गत पैसा उठाती है वो दूसरे व्यक्ति को पैसा चुकाती है कुछ परसेंट बेस पर, इंटरेस्ट के साथ। अब राजकोषीय पत्र को समझते हैं सीधा सा। सरकार द्वारा जारी करते हैं। यहाँ पर हमने क्या देखा था कि बैंक जारी करती हैं। याद रखिएगा इस चीज को आप सभी, कि इस पर कौन जारी कर रहा है? इसको सरकार द्वारा जारी किया जाता है। अल्पकालिक ऋण साधन है, यानी अल्पकालिक का मतलब क्या था? 365 दिन के अंतर्गत, 91 दिन, 182 दिन, 364 दिन के लिए इन्हें सरकार द्वारा धन जुटाने के लिए जारी किया जाता है। इनको कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है। यानी सीधा सा मतलब कहने का है, अभी हमने क्या पढ़ा? कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी पढ़ा। तो क्या पढ़ा हमने कि इसको कोई भी व्यक्ति नहीं खरीद सकता, यानी जनता में से कोई व्यक्ति है तो उसको नहीं खरीद सकता। यानी अगर आप चाहें तो कॉल मनी, नोटिस मनी या जो टर्म मनी जो पेपर है उसको आप नहीं खरीद सकते। इसको सिर्फ क्या कर सकते हैं? वित्तीय संस्थान ही खरीद सकते हैं। और इसको कौन खरीद सकता है? कोई भी व्यक्ति। लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये रजिस्ट्रेशन होगा इसका, तभी इसको खरीद सकता है। रजिस्ट्रेशन किसमें होगा? मुद्रा बाजार के अंतर्गत। विशेषता क्या है? इन्हें छूट मूल्य या डिस्काउंट प्राइस पर जारी किया जाता है। परिपक्वता पर पूरा मूल्य चुकाया जाता है। अब देखिए, हो सकता है प्रीलिम्स का क्वेश्चन वो यहीं पर स्टेटमेंट वाइज बना दे। अब इसका मतलब समझते हैं। डिस्काउंट प्राइस पर क्या मिलता है हमको? राजकोषीय पत्र मिलता है। अब राजकोषीय पत्र, डिस्काउंट प्राइस क्या होती है? डिस्काउंट प्राइस का मतलब यही होता है कि मान लीजिए मुझे पैसे की जरूरत है, तो मैंने क्या जारी किया? मैं सरकार हूँ, तो मैंने जारी किया एक राजकोषीय पत्र। कितने रुपए का? 100 रुपए का। अब मैंने आपसे बोला कि मैं आपको डिस्काउंट दूंगा इस पर, तो आप बोलेंगे कैसे? मैं बोलूंगा कि इस पे 100 रुपए अंकित हैं, मैं आपको क्या करूंगा? 97 रुपए में इसको दे दूंगा कि तुम मुझे 97 रुपए दो और इसको ले लो। और हो सकता है अगर सरकार चाहे तो इस पर कुछ क्या दे दे? इंटरेस्ट भी दे दे एक्स्ट्रा। यानी मैं बोलूंगा कि 2 रुपए में इस पर ब्याज भी दे दूंगा, यानी सीधा सीधा 5 रुपए का फायदा। तो डिस्काउंट रेट क्या होती है कि पहले से ही मैं कम करके दूंगा। और वही बात कहाँ लिखी है आपके सामने कि पूरा मूल्य फीस वैल्यू चुकाया जाता है परिपक्वता पर। परिपक्वता मतलब क्या है? अरे 91 दिन पूरे हो गए तो आप सरकार के पास जाएंगे कि पकड़िए अपना क्या? राजकोषीय पत्र, और मेरा पैसा मुझे वापस कर दीजिए, सीधा सा। अब वाणिज्यिक बिल क्या होता है? कॉमर्शियल बिल। वाणिज्यिक मतलब सब आप नाम से समझे होंगे, कोई भी कॉर्पोरेट या कॉमर्शियल कंपनी है तो अगर उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी। देखिए, हमने क्या देख लिया? हमने बैंक को देख लिया, हमने क्या देख लिया? हमने सरकार को देख लिया। देखिए, जरूरत तो सबको होती है पैसे की, तो बैंक कहाँ से पूरी करेगी? हमने बैंक को बता दी, टर्म मनी,
नोटिस मनी और कॉल मनी। सरकार को जरूरत पड़ी तो वो कहाँ से, राजकोषीय पत्र से, और कहाँ से, जमा प्रमाण पत्र, सॉरी जमा प्रबंधन कैश मैनेजमेंट बिल, बिल से करेगी। उसको हम अभी देखते हैं, CMB। अब जब कंपनियों की जरूरत पड़ेगी तो वो क्या जारी करती है, वाणिज्यिक बिल। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन वाली कोई चीज है ही नहीं। राजकोषीय नाम से यहाँ पर सिद्ध हो रहा है कि ये किससे संबंधित है, सरकार से। बस आपको याद क्या करना है, याद करना है कि ये अवधियों में बांटा जाता है। अगर आपका इसका 2 या 3 बार आप इसका रिवीजन कर लेंगे तो फिर कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपको याद क्या करना है, याद करने की चीज मैंने आपको बता दी है कि इनको सिर्फ कौन खरीद सकता है, इनको सिर्फ बैंक्स या वित्तीय संस्थान खरीद सकते हैं, जबकि इनको कोई व्यक्ति भी खरीद सकता है। अब वाणिज्यिक बिल क्या है, वही कंपनी वाला। अब ये क्या है, ये भी क्या है आपके परक्राम्य पत्र, यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, यानी जिसे व्यापारी या कंपनियां व्यापारिक लेन देन के लिए जारी करती हैं, सीधा सा। अब क्या हुआ, मैं क्या करता हूँ, किसी व्यापारी के पास जाता हूँ, तो व्यापारी क्या करता है, वाणिज्यिक बिल जारी कर देता है मेरे लिए। तो मैं क्या करूंगा, उस अगर व्यापारी के पास पैसे नहीं है तो वो इसको जारी कर देगा। कोई कंपनी है, मान लीजिए कौन सा, जोडियो मान के चलिए, या टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी ने क्या किया, कुछ वाणिज्यिक बिल जारी किया पैसे का। तो उसने क्या किया, मैंने उसको पैसे दे दिए और इसको जारी करवा लिया। अब मैं इसका क्या कर सकता हूँ, हस्तांतरण कर सकता हूँ, यानी मैं इससे कोई चीज़ खरीद भी सकता हूँ। कैसे, लेकिन नहीं, अगर आप इसको कैसे देखेंगे कि आप सोचें कि मार्केट में जाएं और आप इससे क्या खरीद लाएं, कपड़े, तो ऐसा नहीं होता। बल्कि ये क्या होता है, हस्तांतरण पैसे के लिए। ये मुद्रा नहीं है, याद रखिएगा। अगर कोई बोले ना ये मुद्रा है, तो मुद्रा नहीं है ये घटक है मुद्रा बाजार के, सीधा सा प्रपत्र हैं ये, ना कि मुद्रा। हम जब वो पढ़ेंगे, जब क्या, शब्दावली, तब हम पढ़ेंगे क्या, लीगल टेंडर क्या होते हैं, और आपकी क्या फिएट मनी क्या होती है। फिएट मनी क्या होता है, हम एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखिए, अब ये क्या है, परक्राम्य पत्र है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, यानी कंपनियां आपस में भी लेन देन कर सकती हैं, सीधा सा। इसका उपयोग व्यापारिक लेन देन में तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कि हो सकता है कि मैं किसी से क्या करता हूँ, कोई भी व्यापार करता हूँ, आयात निर्यात करता हूँ हमारे देश के अंतर्गत, तो क्या होता है, हो सकता है वहाँ कैश उपलब्ध ना हो सकता है कि एक साथ ज़्यादा पैसा क्या ट्रांसफर ना हो, किसमें, अकाउंट में या खाते में। तो वो क्या बोलेगा कि ये लो, तुम मुझसे क्या लो, कॉमर्शियल बिल ले लो, जब भी जरूरत हो बैंक चले जाना। बैंक क्या बोले, बैंक क्या दे देगी तुमको, पैसा दे देगी। और बैंक क्या करेगी इसको, बैंक उसी व्यक्ति के पास जाएगी या उसी कंपनी के पास जाएगी, बोलेगी कि ये पैसा, ये पकड़ो अपना कॉमर्शियल बिल और मुझे पैसा दे दो मेरा। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, वाणिज्यिक पत्र, कॉमर्शियल पेपर, और ये क्या था, कॉमर्शियल बिल। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है, हम ये भी देखेंगे। कॉमर्शियल पेपर क्या होता है, ये अल्पकालिक ऋण साधन है, कंपनी अपनी कार्यशील पूंजी के लिए, वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए जारी करती है। यानी अगर मेरी कंपनी कार्य कर रही है, उसमें क्या कर रहा है, मजदूर काम कर रहे हैं, बहुत सारे मैनेजर हैं और कई सारे सुपरवाइजर हैं, तो उनके लिए जरूरत पड़ती है किसकी, सैलरी की। अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो उसके लिए मैं क्या कर लूंगा, क्या ले लूंगा, वाणिज्यिक पत्र के माध्यम से क्या, लोन ले लूंगा मार्केट से। सेकंड, और क्या करूंगा मैं, कि मुझे क्या, मशीनों की जरूरत पड़ रही है, मान लीजिए मशीनों में अगर घिसावट आ रही है, कोई मशीन खराब हुई, तो उसके रख रखाव के लिए या दूसरी मशीन लेने के लिए मुझे पैसे की जरूरत पड़ रही है, तो क्या लूंगा मैं, वाणिज्यिक पत्र। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में पहले इसका अंतर ही समझ लेते हैं। अब इसमें अंतर क्या है, वाणिज्यिक पत्र और वाणिज्यिक बिल, ये क्या है, विनिमय पत्र है, यानी आप इसका लेन देन कर सकते हैं, सीधा सा। व्यापारिक लेन देन में क्या करते हैं हम, उधारी भुगतान के लिए, कि यानी कि एक काम करो, मुझे क्या ले लो, कॉमर्शियल बिल ले लो, जब भी तुम्हें पैसे की जरूरत पड़े इस बिल को ले आना या बैंक को दे देना, तो क्या होगा, तुम्हें पैसा मिल जाएगा। लेकिन इसका यूज किस लिए किया जाता है, कार्यशील पूंजी जुटाने के लिए। अब आप समझ होंगे, मान लीजिए अगर मैं व्यापार करता हूँ तो लेन देन के लिए क्या यूज करूंगा मैं, वाणिज्यिक बिल। और अगर मुझे पैसे की जरूरत है, किसके लिए, मैं जो व्यापार कर रहा हूँ उसमें अगर पैसे की जरूरत है, तो वो पूंजी जुटाना है, तो मैं किसके लिए, किसका यूज करूंगा, वाणिज्यिक पत्र, यानी कॉमर्शियल पेपर। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है, या कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर आपको, कि ये पेपर है, ये बिल है। हो सकता है कि अगर आप आज इसको पढ़ लें तो कल आप इसको कंफ्यूज हो जाए। कंफ्यूज क्यों नहीं होना है और कैसे नहीं होना है,
सीधा सा इसका एक नोट बनाइएगा और अपनी टेबल के सामने लगा लीजिए। क्योंकि देखिए कई बार होता क्या है, आपने कई चीज़ें बहुत बार पढ़ी होती हैं, यानी 3 से लेके 4 बार तक, लेकिन जब वो एग्ज़ाम में आती हैं स्टेटमेंट की फॉर्म में या ऑप्शंस की फॉर्म में, तब आपका माइंड काम करना बंद कर देता है। वो बोलता है कि उसको समझ में नहीं आया कि दोनों में डिफरेंस क्या था, और आप हो सकता है वाणिज्यिक पत्र की जगह वाणिज्यिक बिल समझ लें और वाणिज्यिक बिल की जगह क्या समझ लें, वाणिज्यिक पत्र समझ लें। अब इनमें डिफरेंस और क्या होता है, मैंने आपसे क्या बोला, इसका एक नोट बनाइए और क्या करेंगे आप इसको एज इट इज़ क्या करेंगे, अपनी टेबल के सामने इसको लगा लीजिए, टैपिंग टैपिंग कर लीजिए और इसको लगा लीजिए। और क्या है, उद्देश्य हमने देख लिया। अब परिपक्वता क्या है, 7 दिन से 1 वर्ष के लिए, ये क्या है 30 से 90 दिन के लिए। जारीकर्ता कौन है, केवल वित्तीय रूप से मजबूत कंपनियां। इसको कोई व्यापारी भी कर सकता है, यानी इसको कोई व्यापारी नहीं कर सकता, इसको सिर्फ कंपनी ही कर सकती है। यहाँ इसको व्यापारी भी कर सकता है और व्यापारिक कंपनियां भी। इसकी कोई गारंटी नहीं है, इस पर कोई गारंटी नहीं देता है कि पैसा अगर आप ले रहे हैं तो अपने किसके विश्वास पर, कि ये कंपनी पर मुझे विश्वास है तो मैं क्या करूँगा, छोटी सी कंपनी है मुझे इस पर विश्वास है कि हाँ पैसा वापस मिल जाएगा तो इसलिए ले लेता हूँ। अब ये क्या है, निवेशक कौन होते हैं इसमें, यानी निवेश कौन करते हैं, बैंक, म्यूचुअल फंड और वित्तीय संस्थान। म्यूचुअल फंड अभी हम समझेंगे थोड़ी देर बाद। इसमें कौन करते हैं, बैंक और व्यापारी। सीधा सा लेन देन पर आधारित होता है, गारंटी हो सकती है, यानी ये भी नहीं है इसमें भी कि गारंटी 100% होगी, हो भी सकती है कि वो गारंटी दे कि मैं गारंटी देता हूँ, यानी पत्र जारी कर दे कि तुमको पैसा गारंटी रूप से मिलेगा। हमने हाँ ये लिखा है जमा प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। जमा प्रमाण पत्र क्या होता है, बैंक और वित्तीय संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। ये किसके द्वारा, कॉमर्शियल कंपनीज के द्वारा। और वाणिज्यिक जो पत्र था और जो वाणिज्यिक बिल था वो किसके द्वारा, कॉमर्शियल कंपनीज के द्वारा। बैंकों के द्वारा क्या जारी किया जाता है, टर्म मनी, नोटिस मनी और कॉल मनी। और सरकार के द्वारा राजकोषीय बिल यानी ट्रेजरी बिल्स। ये क्या है, जमा प्रमाण पत्र यानी सीडी। सीधा क्या है, बैंक और वित्तीय संस्था इसको जारी करते हैं। विशेषता क्या है, ये फिक्स डिपॉजिट का प्रमाण है, यानी 7 दिन से 1 वर्ष बैंकों के लिए और 1 से लेकर 3 वर्ष वित्तीय संस्थानों के लिए। अब इनमें डिफरेंस क्या है आप समझ रहे होंगे कि जब हम टर्म मनी की बात कर रहे थे, एक्स सबसे क्या था, कॉल मनी, टर्म मनी और नोटिस मनी। तो नोटिस मनी कहाँ तक था आपका 362 दिन, लेकिन अगर आपको ज़्यादा के लिए चाहिए तो क्या लेना पड़ेगा आपको, जमा प्रमाण पत्र। यानी आप क्या करेंगे, आप सीधा से बोलेंगे कि एक काम करो, ये पत्र मुझे दे दो, मैं तुमको देता हूँ 1 लाख रुपए। तो ये क्या बोलेगा कि हाँ मैं तुमको 10% क्या दे दूंगा, ब्याज दे दूंगा 3 साल बाद, यानी 1 लाख का 1,10,000 मैं तुमको वापस कर दूंगा। तुम्हारे पास गारंटी क्या है, मेरे पास ये पत्र है, इसके माध्यम से। सीधा सा ऋण साधन जो बैंक और वित्तीय संस्थान अगर बैंक जारी कर रही है तो बैंक के ऊपर हाथ किसका होता है, आरबीआई का। तो विश्वास हमारा बना रहता है। सीधा सा अब ये क्या है, नगद नकद प्रबंधन बिल, कैश मैनेजमेंट बिल। ये कुछ नहीं है, जैसे हमने क्या पढ़ा था, ट्रेजरी बिल्स पढ़ा। तो ट्रेजरी बिल्स किसके लिए था हमारा, ये था हमारा किसके लिए, 91 दिन और आपका क्या 182 और 364, इस ऐसे ही था ना। देखिए इधर 182 और 364 दिन के लिए था। और मान लीजिए क्या हुआ, आपको कम दिन के लिए जरूरत पड़ गई, तो क्या सरकार को कम दिन के लिए आवश्यकता पड़ गई पैसे की, तो वो कहाँ से इकट्ठा करेगी, तो वो इकट्ठा करेगी किससे, सीएमबी से, कैश मैनेजमेंट बिल यानी नकद प्रबंधन बिल। अल्पकालिक वित्तीय जरूरतों को पूरा करने की जारी किया गया ऋण साधन है। यह राजकोषीय पत्रों के समान है, लेकिन इसका उद्देश्य सरकार की तत्काल नकदी आवश्यकताओं को पूरा करना है। यानी हो सकता है कि राजकोषीय या ट्रेजरी बिल्स किसके लिए जारी किए सरकार ने अपनी आवश्यकताओं के लिए, लेकिन इसको क्या कर किया है उसने, मार्केट्स में क्या है जो लिक्विडिटी है उसको कम करने के लिए किया है। हो सकता है ऐसा, इसका यूज ऐसे कर सकती है वो। अब हमने क्या पढ़ा था कि मुद्रा बाजार था और पूंजी बाजार था आपका, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। अगर आपको इसमें एक भी कंफ्यूजन होता है या आप एक भी टर्मिनोलॉजी या एक भी कॉन्सेप्ट या एक भी शब्दावली के साथ कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई भी डाउट आता है, तो आप अभी कमेंट सेक्शन में या क्लास खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में डाल दें। इससे क्या होगा कि देखिए
क्लास अगर आप क्या करते हैं, प्रीमियर में लेते हैं यानी लाइव में लेते हैं, तो होता क्या है, दो प्रकार के कमेंट्स होते हैं, एक होते हैं लाइव वाले और एक होते हैं कि कौन से वाले, जो हमेशा कमेंट्स बने रहते हैं वीडियो के नीचे या क्लास के नीचे। तो आप कोशिश किया करें कि आपको कमेंट कहाँ करना है, लाइव में ना करते हुए, दो प्रकार के कमेंट्स होते हैं, आप सीधा कमेंट्स में करें, सीधा सा। यहाँ पर क्या होती है, आपकी चैट होती है, चैट में ना करते हुए कमेंट्स में अपना क्या डालें, अपना क्वेश्चन डालें या डाउट डालें। अब देखिए, पूंजी बाजार हम दो प्रकार के मार्केट पढ़े थे, क्या, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। पूंजी बाजार मैंने आपको समझा दिया था क्या था, कि दीर्घकालिक वित्तीय साधनों को लेन देन के लिए यह बाजार क्या करता है, कंपनियों, सरकारों और संस्थानों को धन जुटाने में मदद करता है, जिन्हें अपनी दीर्घकालिक वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। विशेषताएं क्या है, दीर्घकालिक धन, एक वर्ष से अधिक, ऋण और इक्विटी। इक्विटी क्या है, इक्विटी किसी चीज को नहीं कहते। अगर मैं क्या बोलता हूँ, कोई कंपनी है, वो क्या बोलती है कि मैं 20% शेयर अपनी बेच रही हूँ, शेयर मतलब शेयर का, शेयर क्या एक इंग्लिश वर्ड है, शेयर, शेयर माने बांटना होता है, सीधा सा शेयर। तो इसका सीधा सा मतलब क्या होता है कि 20% शेयर क्या कर रही है, वो बेच रही है। अगर मैं क्या करता हूँ, 20% शेयर उसके ले लेता हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा कि मैंने 20% इक्विटी इस कंपनी की ले ली है, यानी मैं इसका 20% मालिक हो चुका हूँ। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अगर आप लिखें, अब इसमें समझने की और चीज क्या थी, जो मैं आपको बता चुका हूँ, इसका जो नियामक है वो कौन है, सेबी है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। और इसमें भी एक चीज और समझने की, उसको अभी देखेंगे। अब पूंजी बाजार को दो भागों में बांटा जाता है, गिल्ड एज्ड बाजार और औद्योगिक प्रतिभूति बाजार। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखिए, अगर आप पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे, लिखिएगा, गिल्ड एज्ड बाजार, आप क्या डालेंगे, परिभाषा वो अपनी डेफिनेशन डालेंगे, हेडिंग डालेंगे। अब लिखिए, यह सरकारी प्रतिभूतियों के, यह सरकारी प्रतिभूतियों के दीर्घकालीन लेन देन का बाजार है। इसे सर्वोत्तम या सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ बाजार माना जाता है, क्योंकि सरकारी प्रतिभूतियों में स्थिरता होती है और यह तुलनात्मक रूप से अधिक सुरक्षित निवेश का माध्यम है। अब लाइन चेंज करिएगा और लिखिए, गिल्ड एज्ड बाजार, गिल्ड एज्ड बाजार का संचालन आरबीआई करता है। अब यहाँ पर यही चीज याद रखने की है कि पूंजी बाजार का ओवरऑल कौन करता है, पूंजी बाजार का, तो वो करता है सेबी। लेकिन अगर इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, गिल्ड एज्ड बाजार पढ़ते हैं, तो उसका संचालन कौन करता है, आरबीआई। अभी हम जानेंगे क्यों करता है। इतना आपने देख लिया। अब सेकंड क्या आपका, औद्योगिक प्रतिभूति बाजार। आप इसकी हेडिंग डालिए और लिखिए, यह कंपनियों द्वारा दीर्घकालीन वित्त एकत्रित करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला बाजार है। इतना लिख लिया आपने, यह कंपनियों द्वारा दीर्घकालीन वित्त एकत्रित करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला बाजार है। अब इसको भी दो भागों में बांटते हैं, इसको अभी देखते हैं, हम पहले इन दोनों को ही देखें। अब इसका संचालन और नियमन कौन करता है, इसका संचालन, देखिए संचालन कौन करता था इसका, आरबीआई। लेकिन नियामक कौन था, नियामक तो सेबी ही रहेगा ना, यानी नियम कौन बनाता है, सेबी, संचालन कौन देखता है, आरबीआई। और इसका दोनों का कौन है, संचालन भी क्या करता है, सेबी, और आपका विनियामक या नियामक कौन है, वो भी सेबी। तो इस चीज को आपको याद रखना है। अब ये क्या है, ये कुछ नहीं है, जब सरकार को पैसे की जरूरत पड़ेगी, किसके लिए, दीर्घ अवधि के लिए, दीर्घ अवधि के लिए, यानी 365 दिन से ज्यादा के लिए, तो वो किस में डालेगी, गिल्ड एज बाजार, यानी दो मार्केट बनाए हुए हैं कि सरकार इसका यूज करेगी और कंपनियां होंगी वो इसका यूज करेंगी, सीधा सा कंपनियों के शेयर और बॉन्ड। प्रकार क्या है, सरकारी ऋण पत्र, सुरक्षित वित्तीय उत्पाद, कंपनियों के शेयर और बॉन्ड। निवेशक कौन है, संस्थागत और सरकारी निवेशक, इसमें व्यक्तिगत भी हो सकते हैं, संस्थागत निवेशक भी हो सकते हैं। कम जोखिम और उच्च जोखिम, कि हमें किसी कंपनी पर विश्वास थोड़ी है कि यार मान लीजिए कौन सी कंपनी थी, किंग फिशर थी, तो किंग फिशर किसकी थी, विजय माल्या की कंपनी थी, तो हुआ क्या, सभी का पैसा डूबा ना, सीधा सा।
इसलिए क्या है, इसमें उच्च जोखिम बना रहता है। अब वित्तीय उत्पाद क्या है, ट्रेजरी बिल्स हम पढ़ चुके हैं। सरकारी बॉन्ड मैंने आपको पहले ही बता दिया है, सरकारी बॉन्ड्स और सरकारी प्रतिभूति मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले ही। अब स्टॉक्स, डिवेंचर्स, अभी हम डिवेंचर्स को देखेंगे, डिवेंचर्स होता क्या है। अब समझने की चीज़ है कि हमने दो मार्केट पढ़ ली, कैसे कि पूंजी बाजार के दो मार्केट होते हैं या दो प्रकार होते हैं। एक है गिल्डराइज्ड बाजार, जो क्या करती है, सरकार इसका यूज करती है। सेकंड है किसके लिए, निजी क्षेत्र के लिए, वो क्या है, औद्योगिक प्रतिभूति बाजार। अब आपने नाम सुना होगा शेयर मार्केट का, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, तो वो क्या है, वो यही है, इसी को बोलते हैं। यहां से समझ जाएंगे आप, प्रतिभूति बाजार यानी सिक्योरिटीज मार्केट। अब क्या है आपका, इसको क्या है, इसको हम दो भागों में बांटते हैं सीधा सा। दो भाग कौन से इसके, इसके दो भाग हैं, आप लिखेंगे। आपने यहाँ तक लिख लिया था, इसकी परिभाषा लिख लिया था। औद्योगिक प्रतिभूति बाजार को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है आपका प्राथमिक बाजार, दूसरा है द्वितीयक बाजार। अब देखते हैं हम क्या, हाँ देखिए, हमने यहाँ पर देखा था, हमने क्या बोला था आपको कि एक फ्लो चार्ट बताएंगे। तो हमने आप अभी तक जो भी पढ़ा वो इसी से पढ़ा है। अगर आप चाहेंगे, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो आप सिर्फ इसको देखकर भी आपको सब कुछ याद आ गया होगा कि कौन किसका है। ये किसका था, आपका बैंक का था। ये ट्रेजरी बिल्स किसका था, सरकार का था। वाणिज्यिक पत्र किसका था आपका, बताइए, कॉमर्शियल कंपनीज। डिपॉजिट किसका था, डिपॉजिट प्रमाण पत्र, बताइए जल्दी से। अब देखिए, इसको हमने दो भागों में बांटा था, किसको, गिल्डेस्ट और आपका क्या, औद्योगिक प्रतिभूति बाजार। अब औद्योगिक प्रतिभूति बाजार को हमने किन भागों में बांटा है, दो भागों में, प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार। अब प्राथमिक बाजार होता क्या है, प्राथमिक बाजार सिर्फ नाम का है। नाम का कैसे, कि अगर कोई कंपनी या कोई संस्थान क्या करती है, अपने शेयर या डिवेंचर, डिवेंचर या प्रतिभूति मानिए, सभी को क्या बोलते हैं, प्रतिभूति बोलते हैं। प्रतिभूति में कोई, प्रतिभूति के भाग क्या है, बॉन्ड, डिवेंचर, म्यूचुअल फंड्स आदि। तो कोई भी प्रतिभूति जारी करता है, मान लीजिए मैंने एक नई कंपनी खोली, ओपन की, मुझे पैसे की जरूरत है, किसके लिए, दीर्घ अवधि के लिए। तो मैं कहाँ जाऊँगा, मार्केट में जाऊँगा, खुद को रजिस्टर्ड कराऊंगा, किसके अंतर्गत, सेबी के अंतर्गत, तभी मुझको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। अगर इसके अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो मुझे कहीं से पैसा नहीं मिलेगा। अब क्या देखना है हमको, नई प्रतिभूतियां जारी होती हैं। अगर मैं अब नई प्रतिभूति जारी करूंगा, यानी मैं बोलूंगा कि मुझे 20% शेयर चाहिए इस कंपनी के, तो मेरी कंपनी का कोई नाम होगा, कंपनी का नाम मान लीजिए क्या, MYZ मान लीजिए, MYZ। तो MYZ के 20% शेयर आए हैं, यानी प्रतिभूतियां आई हैं कहाँ पर, मार्केट में। तो इसको क्या बोलेंगे, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी IPO। आपने कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि इस कंपनी का IPO आया है या IPO निकला है इस कंपनी का। तो अगर कोई कंपनी अपनी प्रतिभूतियां बाजार में पहली बार करती है, तो क्या है, उसको IPO बोलते हैं। ठीक है, इसका हो गया। अब इसने क्या कर दिया, वो प्रतिभूतियां बाजार में बांट दी, तो इसको क्या बोला, IPO। तो किसके अंतर्गत आता है ये, प्राइमरी मार्केट यानी प्राथमिक बाजार। अब जो प्रतिभूतियां बांट दी, अब ये क्या होगा, इसका लेन देन भी होगा। जब इसका लेन देन होगा, तो जब इसके लेन देन को, और जब ये वापस करके दोबारा जब इसका मार्केट में, जब ये क्या होंगी, फ्लोटिंग होंगी, यानी तरलता के रूप में चेंज होंगी। कैसे, ये एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देगा, दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को देगा, ये व्यक्ति बैंक जाएगा, बैंक को दे देगा, बैंक और किसी को दे देगी, संस्थान को। तो क्या है, उसको बोलेंगे, ये काम होता है आपका द्वितीय बाजार के अंतर्गत, यानी स्टॉक एक्सचेंज, NSE BSE आपने पढ़ा होगा, और हम अपनी नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ने वाले हैं। तो मौजूदा प्रतिभूतियों का लेन देन कहाँ होता है, द्वितीय बाजार में। और अगर कोई कंपनी पहली बार लाती है, तो वो आता कहाँ है, IPO कहाँ आता है, उसका प्राथमिक बाजार में। नेक्स्ट चलते हैं हमने कहाँ तक कर लिया था क्लियर इसको, हाँ। अब देखिए, अब जारी कंपनियां पैसा कैसे उठाती हैं, तो कई रूप होते हैं इसके।
तो उसमें क्या होता है, हमारा डिवेंचर होता है, एक होता है हमारा क्या, बॉन्ड होता है, तीसरा म्यूचुअल फंड, कई सारे होते हैं, उसमें हमने 4 लिए हैं प्रमुख रूप से आज समझने के लिए, और कई सारे होते हैं, कई सारे जैसे आपने बहुत देखिए, ये आपकी ये वाले टॉपिक या आप ये बोलेंगे ये हेडिंग्स या कॉन्सेप्ट आते हैं आपकी कौन सी क्लासेस में, वही टर्मिनोलॉजी या शब्दावली की क्लासेस में, जब हम 3 या 4 क्लासेस में सबको खत्म करने वाले हैं। हो सकता है ये क्लासेस 2 घंटे से भी ज़्यादा की हों, लेकिन होगा क्या, 3 से 4 क्लासेस में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, यानी करंट में आने वाली कुछ भी कॉन्सेप्ट्स और आपकी क्या आने वाली पीवाईक्यू में पूछ जाने वाली सभी कॉन्सेप्ट्स, और जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो हमने क्या कर दी थी, इन टॉपिक्स में छोड़ दी थी, किसके लिए, कि हम पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इन शब्दावलियों को पढ़ेंगे। तो तीनों प्रकार की चीज़ों को हम पढ़ेंगे इसमें। बाकी करंट अफेयर्स में अगर कोई भी नया आता है तो इन क्लासेस के बाद हम समय समय पर, यानी संडे टू संडे या कोई भी दिन एक चुन लेंगे, या कभी भी हम आपसे 2 दिन पहले बोल दिया करेंगे कि ये क्लास आने वाली है इससे संबंधित। तो ठीक है, आप शुरुआत करते हैं। देखिए, आप दीर्घकालीन बाजार में देखिए, हमने उसमें तो बात कर लिया था कि टर्म मनी, नोटिस मनी और आपका राजकोषीय बिल, ट्रेजरी बिल, सीएमबी, तो हमने सब पढ़ लिया। लेकिन अगर इस बाजार में करना है, यानी किसमें, प्रतिभूति बाजार में आपको पैसा चाहिए किसी कंपनी को, तो वो पैसा कैसे उठाएगी, तो वो जारी करेगी डिवेंचर्स, वो जारी करेगी बॉन्ड। तो डिवेंचर क्या होता है, कुछ नहीं होता, कंपनी जारी करती है वही एक ऋण पत्र। हर एक चीज प्रतिभूति है क्या, प्रतिभूति एक पत्र ही तो होता है सीधा सा। जब आप डिवेंचर खरीदते हैं तो आप कंपनी को उधारी दे रहे होते हैं, और कंपनी आपको एक निश्चित ब्याज दर पर नियमित रूप से भुगतान करती है। अब आप एक चीज देखेंगे कि ये चीजें हैं, इनको डायरेक्ट व्यक्ति खरीद सकते हैं, लेकिन हम क्या दे रहे थे, जब हम मुद्रा बाजार में देख रहे थे, तो मुद्रा बाजार में जो टर्म मनी, नोटिस मनी थी, उन चीजों को कौन नहीं खरीद सकते थे, आम जनता नहीं खरीद सकती थी, सीधा सा। अब डिवेंचर आमतौर पर अनसिक्योर्ड होते हैं, यानी इन्हें किसी संपत्ति के द्वारा सुरक्षित नहीं किया जाता। इसीलिए क्या बोला था कि जो प्रतिभूति बाजार है या पूंजी बाजार है, ये जोखिमपूर्ण होता है, सॉरी, जो औद्योगिक प्रतिभूति बाजार है ये जोखिमपूर्ण होता है, किसकी तुलना में, गिल्ड एज मार्केट में। क्यों, मान लीजिए कोई कंपनी आई, उसने बोला कि मेरे क्या ले लो, डिवेंचर ले लो, इसके बदले में मुझे पैसा दे दो, समय आने पर मुझे ये डिवेंचर वापस कर जाना और पैसा ले जाना अपना। लेकिन मुझे विश्वास क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे कोई पैसा नहीं लगा हुआ है। अब इसका एग्जाम्पल क्या देखते हैं हम, आरबीआई का एग्जाम्पल देखेंगे हम, कि आरबीआई अगर नोटों की छपाई करती है तो उसके पीछे उसका क्या होता है, संपत्ति होती है, परिसंपत्ति होती है। परिसंपत्ति में आता क्या क्या, इसके उसके पास सोना होगा, अन्य प्रतिभूतियां होंगी, चांदी होगा, अन्य चीजें जो भी होती हैं, उसके पास क्या होगा, डॉलर होगा, तभी वो क्या कर सकती है, नोटों की छपाई कर सकती है। अगर नोटों की छपाई को अंधाधुंध कर दे, यानी वो सोचे कि मैं नोटों को छाप कर क्या कर दूं, जनता में बांट दूं, तो वो क्या होगा, इससे क्या होगी, सीधा से मुद्रास्फीति बढ़ेगी। और जब मैं बैंक के पास जाऊंगा तो बैंक उसको स्वीकार क्यों करेगी, सीधा से मैं क्या करूंगा, हर चीज खरीद लूंगा और सारा सामान मेरा, सीधा सा अगर नोट ऐसे बढ़ गए तो हर एक व्यक्ति यही सोचेगा, इससे क्या होगा, नोटों की वैल्यू गिरेगी। और नोटों की वैल्यू गिर रही है तो आरबीआई को क्या रखना पड़ता है, अपने पीछे रिजर्व रखना पड़ता है एक, कि अगर इस नोट को कोई मुझे देता है तो मैं उसके बदले इतना सोना उसको दे सकूं, इसलिए रखता है वो। तो कंपनी क्या करती है, इसके पीछे क्या नहीं होता, कोई भी कंपनी उधारी दे रहे होते हैं, कंपनी आपको निश्चित ब्याज दर पर भुगतान करती है, किसी संपत्ति की तरह सुरक्षित नहीं किया जाता है, यानी वो डायरेक्ट बोलता है कि विश्वास कीजिए, विश्वास करना है तो ले लीजिए, सीधा सा। अब हो सकता है कुछ डिवेंचर को सुरक्षा के रूप में संपत्ति से भी जोड़ा जा सकता है, यानी ये सेवी से बोलेगा सीधा सा। देखिए, लोगों से सीधी बात नहीं होती है किसी कंपनी की, ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ बस। इसलिए कंपनियां करती क्या हैं, वो सीधा सेबी के पास जाती हैं, और आपने देखा होगा जब भी आप शेयर मार्केट का आपका कोई फ्रेंड हो या आपके परिवार में से हो या आप खुद हो, तो वो क्या करते हैं, किसी भी शेयर को खरीदते या बेचते हैं सीधा सा। तो वो आपके स्क्रीन में जो शेयर दिख रहे हैं वो आए कहाँ से हैं, उनको लाता है सेबी। और सेबी के पास कौन आया था, कंपनी लेके आई थी, कंपनी बोलती है सेबी से कि आप शेयर मार्केट में मेरे को भी ऐड कर लो। तो मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट इससे है नहीं, मेरा कांटेक्ट है सेबी, किससे, शेयर मार्केट का जो क्या है प्लेटफॉर्म है, इससे। तो इससे पैसा मैं इसको देता हूँ तो ये पैसा उठा के इसको दे देती है। तो क्या है, अब ये बोलेगा कि इसकी गारंटी मैं नहीं दे रहा हूँ, तो तुम जारी कर दो, तो लिख देना कि इस पर कोई गारंटी या सुरक्षा नहीं है, सीधा सा। अब हो सकता है कोई कंपनी आए वो बोले
कंपनी बोले कि सेबी कि मेरे पास ये परिसंपत्ति है, इसका जो डॉक्यूमेंट्स है वो तुम्हारे पास रख देता हूँ। अब तुम बोल सकते हो कि इसके पीछे क्या है, सिक्योरिटी है। कहाँ पर? शेयर मार्केट में। इससे क्या होगा, विश्वास बढ़ता है किसमें? लोगों पर, जो कि शेयर खरीदने वाले हैं या आपके डिवेंचर खरीदने वाले हैं। डिवेंचर पर ब्याज मिलता है, ब्याज मिलेगा तभी तो कोई लेगा, सीधा सा। अब जोखिम क्यों है? इक्विटी शेयर से कम होता है। डिवेंचर का जोखिम है वो आमतौर पर इक्विटी शेयर से कम होता है, लेकिन कंपनी की दिवालिया होने की स्थिति में निवेशक को डिवेंचर के भुगतान में भी जोखिम हो सकता है। मान लीजिए अगर कोई कंपनी ही दिवालिया हो गई कि उसके पास पैसा है ही नहीं, ना अपने लोगों को, सदस्यों को वेतन देने के लिए, ना नया स्टार्टअप या नई जो रॉ मटेरियल है उसको लाने के लिए, तो ये हो गया आपका डिवेंचर, वही ऋण पत्र। अब बॉन्ड क्या है? बॉन्ड भी एक प्रकार ऋण पत्र होता है, लेकिन डिवेंचर से भिन्न होता है। यह अधिक सुरक्षित होता है और अक्सर सरकारी या बड़े कॉरपोरेट्स द्वारा जारी किया जाता है। यानी अब डिवेंचर को कौन जारी कर सकता है? छोटी छोटी कंपनी भी जारी कर सकती हैं, लेकिन बड़ी कंपनी क्या जारी करती हैं? बॉन्ड। यानी छोटी छोटी कंपनियां बॉन्ड जारी नहीं कर तो सकती हैं। अपवाद कई चीज़ों में हैं, अपवाद कई चीज़ों में है, लेकिन सामान्यतः छोटी कंपनियां हैं वो क्या जारी करती हैं? डिवेंचर्स। और बड़ी कंपनियां हैं जो क्या, विश्वसनीय कंपनी है। अब विश्वसनीय कंपनी हम किसको मान सकते हैं? हम जैसे जियो को मान सकते हैं, हम टाटा को मान सकते हैं, या अडानी ग्रुप है, या आदित्य बिरला ग्रुप है। तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इंडिया की, तो इन पर हम विश्वास कर सकते हैं। अगर ये बॉन्ड जारी करते हैं तो क्या होता है, हमको सुरक्षित महसूस होता है। तो कौन कौन कर सकता है? हो सकता है सरकार कोई बॉन्ड जारी कर दे, इसको क्या बोलते हैं? सरकारी बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड मैंने आपको पहले समझा दिया था, आपको याद हो तो। अब वही चीज है, बॉन्ड पर भी एक निश्चित ब्याज दर होती है, निवेशक को तय समय पर ब्याज मिलता है। बॉन्ड का मूलधन एक निश्चित अवधि के बाद लौटाया जाता है। सरकारी बॉन्ड में जोखिम बहुत कम होता है, लेकिन कॉर्पोरेट बॉन्ड में अधिक जोखिम हो सकता है। आपको पता है क्यों होगा? अब म्यूचुअल फंड क्या होता है? देखिए, म्यूचुअल फंड को हम जब शब्दावलियों की हम क्लासेस लेंगे उसमें तो हम आपको बता ही देंगे, लेकिन इसको आप सीधा समझ लेते। देखिए, मैंने एक क्या म्यूचुअल फंड कंपनी खोली। अब म्यूचुअल फंड का आपने नाम कहाँ सुना होगा? या तो आपने यूट्यूब पर सुना होगा कई बार, या अगर आप टीवी देखते हो तो उस पर कई बार आता है म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए, सीधा सा। अब होता क्या है, मैंने एक कंपनी ओपन की, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास नॉलेज है किसकी? शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट की मुझे बहुत अच्छी नॉलेज है, और मेरे पास 10 लोगों की टीम है जिनको भी बहुत अच्छी नॉलेज है शेयर मार्केट की। लेकिन समस्या ये है कि मेरे पास पैसा नहीं है। अगर मेरे पास शेयर मार्केट की नॉलेज है और पैसा नहीं है, तो ये मार्केट की जो नॉलेज है वो किस काम की? नॉलेज तभी काम आएगी जब मेरे पास पैसा होगा, मैं इस पैसे को लगाऊंगा और अपना क्या, मुनाफा या लाभ उठाऊंगा, सीधा सा। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है? मैंने एक कंपनी खोली या ओपन की, और मैं बोलता हूँ लोगों से कि एक काम करो, अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो लोगों से बोलूँगा, देखिए आपको तो नॉलेज है नहीं इतनी जितनी हमको है, क्योंकि हमने इसकी संबंधित नॉलेज ली है या पढ़ाई की है। तो मैं बोलूँगा कि आप एक काम करो, हमको पैसा दो। मान लीजिए इसने दिए 1 लाख, किसी ने दे दिया 2 लाख, या किसी ने दे दिया 5 लाख या 10 लाख, करोड़ों में कितना भी। अब मेरी एक कंपनी है, मैं इस पैसे को क्या करूँगा, अपने हिसाब से कहाँ लगाऊंगा? इन कंपनियों में। अब इन कंपनियों में क्या हो सकता है, लाभ या हानि हो सकती है, तो जो भी होगा मैं इन लोगों को पैसा वापस कर दूंगा। यानी मैं मध्यस्थ के रूप में काम करूंगा, किसके बीच में? मार्केट में, या शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट और लोगों के बीच में। तो इसको क्या बोलते हैं? म्यूचुअल फंड। जहाँ पैसा एकत्रित करके विभिन्न प्रतिभूतियों जैसे कि शेयर, बॉन्ड में निवेश किया जाता है। विविधता क्या है? म्यूचुअल फंड में विविध निवेश होते हैं जो जोखिम को कम करता है। अब मैं ये नहीं कि मेरी एक कंपनी है तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ के क्या करूँ, खरीदूँ, शेयर खरीदूँ। कि अब मैंने सोचा कि 50% शेयर किसकी खरीदूँ? जियो के। ऐसा नहीं, मेरी एक कंपनी है तो मैं क्या करूँगा, अलग अलग चीज़ के करूँगा। कि हो सकता है मैं किसके, ऑयल मार्केट में चला जाऊँ, या हो सकता है मैं जियो में भी कर लूँ, आदित्य बिरला ग्रुप है, टाटा कंपनी का कोई ग्रुप है उसमें शेयर ले लूँ, टाटा कंसल्टेंसी, या रेलवे में, कई सारे शेयर हैं, मैं हर एक चीज़ में डालूंगा। इससे हुआ क्या, सभी के डूबने की संभावना बहुत कम है, या 1-2% ही होती है सभी कंपनियों के एक साथ डूबने की। वो होता कब है? जब हमारी अर्थव्यवस्था ही पूरी तरह से कोलैप्स कर जाए। जो कि नॉलेज जिनको होती है उनको पता होता है कि अर्थव्यवस्था हमारी कैसे चल रही है और आगे भी कैसे चलेगी, सीधा सा।
तो ये अलग-अलग में करते हैं, इससे क्या होता है कि हो सकता है कि किसी कंपनी में हमारा निवेश है वो डूब जाए, तो हो सकता है किसी निवेश में ज़्यादा ही हो जाए, इससे क्या होता है बैलेंस बना रहता है। तो मैंने आपको समझा दिया क्या म्यूचुअल फंड क्या होता है। वही लिक्विडिटी होती है, आसानी से खरीदा और बेचा जा सकता है। म्यूचुअल फंड के प्रबंधक द्वारा फंड का निवेश निर्णय लिया जाता है, यानी म्यूचुअल फंड का जो मालिक होगा वही क्या करेगा इसमें, वही बताएगा किस शेयर को खरीदना है, किसको बेचना है, ना कि ये लोग बताएँगे। अगर लोगों को पता होता तो वो डायरेक्ट लगा देते इससे, तो म्यूचुअल फंड में वो निवेश क्यों करते हैं? इसलिए अगर आपको देखिए अगर पर्सनली भी करना है, अगर आपको नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट की तो आप म्यूचुअल फंड का यूज़ कर सकते हैं सीधा-सा। अब इसके भी कई प्रकार होते हैं, कई सारी कंपनियाँ हैं म्यूचुअल फंड की, तो वो आप अपने अनुसार देख सकते हैं। अब इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? इक्विटी शेयर्स मैंने आपको समझाया था, किसी कंपनी के कोई परसेंट बेस ले लेता हूँ कि 20% मैंने शेयर ले ली, तो वो क्या बोलेंगे कि मैंने 20% इक्विटी ले ली। इसके बदले क्या होगा? मुझे पत्र मिलेगा सीधा-सीधा सा एक। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ 20% किसी और व्यक्ति को बेच सकता हूँ। सीधा सा अगर मैंने किसी कंपनी के 20% शेयर ले लिए, तो मैं 20% शेयर और किसी को भी बेच सकता हूँ सीधा-सा। और जोखिम क्या है? कंपनी के प्रदर्शन पर, यानी मैं सीधे-सीधे कंपनी का मालिक हो चुका हूँ। अब कंपनी घाटे में जाए या फ़ायदे में जाए, अब सीधा-सा उसी आधार पर मेरा क्या है, उतार-चढ़ाव हो सकता है निवेश का। जोखिम उच्च होता है। शेयरधारकों का बोर्ड ऑफ डायरेक्ट मताधिकार किसका होता है? शेयरधारकों का बोर्ड ऑफ डायरेक्ट होता है। यानी देखिए, एक कंपनी में कोई भी एक मालिक नहीं होता सीधा-सा। इसके मान लीजिए कितने परसेंट निकले? 10% मालिक निकले इसमें से कि अलग-अलग मालिक हैं, 1% इतने, तो इनका एक डायरेक्टर होगा, तो सर्वसम्मति से क्या करेंगे, मताधिकार होगा कि हमको आगे क्या फैसला लेना है इस कंपनी से संबंधित, सीधा-सा। अब ये हो गए हमारे क्या, हमने डिबेंचर देख लिया, बॉन्ड देख लिया। अब देखिए, डिबेंचर और बॉन्ड सिर्फ़ हमने कॉन्सेप्ट को समझा है, ये भी कई प्रकार के होते हैं और ये यूज़ कैसे होते हैं, कब कैसे होते हैं, इनको हम कब पढ़ेंगे, शब्दावलियों में पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ़ क्या पढ़ा है, कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो आपकी इससे संबंधित एक-एक चीज़ क्लियर कब होगी, उन 3 या 4 क्लासेस में जो आपकी होने वाली हैं। अब लास्ट में आपके 3 या 4 टॉपिक ही बचे होंगे या हो सकता है 5 टॉपिक बचे हों, लेकिन आपकी क्लासेस कितनी बची हैं, 3 से लेके 4 क्लासेस ही आपकी बाकी रही हैं स्टैटिक पोर्शन की। कैसे बची हैं? एग्रीकल्चर में हम क्या-क्या पढ़ लेंगे, एग्रीकल्चर में हम सब्सिडी पढ़ेंगे, साथ में हम क्या पढ़ेंगे, पीडीएस पढ़ेंगे और इसी एग्रीकल्चर में हम क्या पढ़ेंगे, हमारी एमएसपी पढ़ लेंगे। एमएसपी किसके अंतर्गत आती है? सब्सिडी के अंतर्गत आती है। अब इसी एग्रीकल्चर में हम क्या पढ़ेंगे, कौन-कौन सी खेती में क्या-क्या विशेषता होती हैं कौन-सी? इसमें क्या पढ़ लेंगे हम, थोड़ा-सा भूमि सुधार, जितना कि हमारा किस लिए आवश्यकता है, प्रीलिम्स की अकॉर्डिंग। अब इसको हम पढ़ लेंगे। अब और क्या बचा है हमारा, अभी ही थोड़ा हमारा वित्त आयोग बचा है और हमारी क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बचे हैं थोड़े बहुत। हमारा शेयर मार्केट बचा हुआ है, यानी आपकी 3 या 4 क्लास और मान के चलिए तो आपका स्टैटिक पोर्शन पूरा कवर हो जाएगा और इसके बाद जो 3 या 4 क्लास होंगी आपकी किसकी, कॉन्सेप्ट और शब्दावलियों की, इसके बाद आपका इकोनॉमी पूरी तरह से समाप्त। फिर आपकी थोड़ी बहुत 10 दिन में या 15 दिन में कोई भी एक क्लास आया करेगी किसकी, करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ टर्म्स या शब्दावलियों या कॉन्सेप्ट की, सीधा-सा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे अब अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।